खोड़ी गांव टूटता नहीं, क्योंकि अगर अमीरों की ज़मीन होती तो सब लोग सो रहे होते, 70 साल से सो रहे थे तो आज भी सो जाते। पर जब तोड़ने आए तो उन्होंने खूब मजाक उड़ाया। उनको लगा कि किसान आंदोलन फेल हो रहा है तो इनका मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि बहुत कम जनता में है, कम जनसंख्या में है, और जो बाहर थे उनको रोक दिया गया। जब हम आंदोलन करने की कोशिश करी तब तक पैर तक तोड़ दिए गए, इतना मारा गया सरदार लोगों को। जो उन्होंने पन्नी लगाई थी वो तक उखाड़ दी उन्होंने, और जो सामान था वो आपने निकालने नहीं दिया गुरुद्वारे का, सब सामान कुचल गया तो कोई नहीं आया। उन्होंने मुझे ये वादा करा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप प्लीज़ बाहर आ जाइए। मुझे गेट से निकालने के बाद मुझे 8 लड़कियों ने पकड़ा और उसके बाद निशान साहब को तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक बार चेक करना चाहिए वो किसकी बाउंड्री के अंदर आता है और हमारे लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, और इतने सारे डॉक्यूमेंट जो बन गए वो किस बेस पे बन गए, डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा था। खोरी गांव को जिस तरीके से हम कवर कर रहे हैं, लगातार उसकी स्टोरी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, घर जो है वो तबाह हो गए हैं। उसके साथ साथ जो धार्मिक स्थल थे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, उनको भी तबाह कर दिया है। खोरी गांव की सरदार कॉलोनी से इस वक्त मेरे साथ हरप्रीत कौर जी मौजूद हैं। हरप्रीत कौर जी बताएंगी कि किस तरीके से उस दिन गुरुद्वारे को डिमोलिश किया गया, किस तरीके से वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी थी उनको प्रताड़ित किया गया। हरप्रीत कौर जी, शुरू से बताइए कि शुरू से कहाँ स्टार्ट हुआ ये सब। पहले तो मैं एक नोटिस की बात करना चाहूँगी जो MCF ने वहाँ पे लगाया था। तो जो नोटिस था, अगर आपको मंदिर मस्जिद भी तोड़ने थे, अगर वो वन विभाग की ज़मीन थी तो आप एक बिल्कुल साफ साफ लिख देते कि भाई गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सारे तोड़े जाएंगे, ठीक है। तो और दूसरा ये, उससे 4-5 दिन पहले से ही वहाँ पे पुलिसकर्मी आना शुरू हो गए थे। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया था कि ये किसके, कौन संभाल रहा है इसको मंदिर को कौन संभाल रहा है, मस्जिद को कौन संभाल रहा है। तो हाँ, तो उन्होंने रिटर्न में नंबर भी लिया था हम लोगों का, मैंने अपना नंबर खुद दिया था, और संदीप पुलिस वाला था जिसकी वहाँ पे बीट लगती थी, तो उसको अच्छे से पता था कि गुरुद्वारा भी वहाँ पे है, इतनी जनसंख्या है। उन्होंने उस टाइम पे हमने पूछा भी कहाँ से टूटेगा, तो उन्होंने कहा शुक्र बाजार टूटेगा। रात तक हम लोगों को पता नहीं था कि हमारा कॉलोनी आज सुबह टूटने वाली है। अब आप सोचिए कि सदर कॉलोनी का तो उन्होंने इतना बुरा हाल किया था। और 3 दिन पहले हमारे ACP साहब से बात हुई थी, SHO साहब से बात हुई थी। वहाँ की सारी फीमेल्स कहती थी कि आप लोग क्यों आ रहे हैं। उन्होंने पता है क्या हमसे कहा कि 2 आतंकवादी आए हैं जंगल के अंदर और इसीलिए हम लोग आए, हम आपका घर तोड़ने नहीं आए। मतलब आप लोगों को शुरू से गुमराह किया, शुरू से ही उन्होंने हमें धोखे में रखा। ये मैं बता रही हूँ आपको, 2019 की बात बता रही हूँ, लास्ट की बात बता रही हूँ, जब वहाँ पे टीम घुमा करती थी तो वहाँ पे सभी जनता पहुँचती थी भी इतनी जनसंख्या में पुलिस आ रही है, 3-3, 4-4 गाड़ी आ रही है, तो कुछ तो बात होगी। तो वहाँ के ACP साहब, SHO साहब ने साफ कहा कि नहीं आप घबराइए मत, और यहाँ पे एक चोरी और एक आतंकवादी का मैटर है, उसको देखने के लिए हम लोग आ रहे हैं। वो चलो छुपे हुए बैठे हैं और आप लोगों से हम कुछ नहीं करना चाहते। हमने बोला भी था कि सर नोटिस आ चुका है, टूटने वाला है, कि हम सामान खाली कर दें। उन्होंने कहा नहीं अभी आपका नहीं टूटेगा, अगर टूटेगा भी तो आपको हम अनाउंसमेंट करके आपको टाइम पीरियड देंगे और तब हम तोड़ेंगे। जब सरदार कॉलोनी का नंबर आया तो रातों रात उन्होंने जो है को, क्या पुलिस थी, हम लोग ग्राउंड के अंदर चक्कर काटते हैं कि अगर फोर्स लगेगी तो अपना सामान शिफ्ट कर लेंगे, कम से कम हम अपना सामान तो बचा पाएंगे। सुबह के टाइम इन्होंने 8 बजे से बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया और 8-9 बजे से इन्होंने कम से कम 30-32 औरतों को ज़बरदस्ती खींच के वहाँ खालसा कॉलोनी की जो पहला घर है वहाँ के 7 मेंबर, जिसमें से एक नाबालिग लड़की थी, उसको भी उठा लिया उन्होंने। उसका सिर्फ दोष इतना था कि वो अपने घर के दरवाजे के खड़ी थी। पुलिस वाले ने कहा यहाँ से हट जाओ। उसको इतने में दूसरी पुलिस वाली आई, उसे खींच के ले गई। उसके पीछे उसकी माँ, उसके पिता, उसकी भाभी, उसके दोनों भाई और उसको भी उठाया गया। और उठाने के बाद हम सबको 9 बजे एक षड्यंत्र की तरह हमसे हमारा खिलवाड़ करा गया। इन सबको अंदर कर दिया और मुझे भी ले गए। मुझे लगा जब फोर्स आ गई तो हम कॉल कर देते हैं, जितने भी सरदार लोग हैं इकट्ठे हो जाएंगे। जो सरदार लोग आए रास्ते में उनको वहीं रोक दिया गया। सब ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे ग्रंथ साहब रखे हैं, इनको निकाल लेने दो। तब बड़ी मुश्किल से परमिशन ली गई, ऊपर महकमे से परमिशन ली गई, तब जाके ग्रंथ साहब को निकाला गया। वहाँ पे सिर्फ 3 से 4 सरदार मौजूद थे, बाकी लोग अंदर नहीं आ पाए थे और मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। जब तोड़ा गया था तो वहाँ पे एक फैमिली मौजूद थी, सरदार वीर सिंह और कवलजीत, उस वक्त मौके पे मौजूद थे। उन्होंने कहा निशान साहब को मत तोड़ो, ठीक है। तो उन्होंने कहा इतना ही प्यार है इस झंडे से तो जाके लाल कुआं पे लगा दो, लाल किले पे लगा दो। आप आजकल तो आप बहुत छाए हुए टीवी पे, तो लाल किले पे जाके लगा दो ना।
और सब लोगों ने वहाँ पे औरतों का, उस सरदार फीमेल का, अकेली फीमेल थी वो मेरे पीछे, मुझे बताया वहाँ के लोगों ने, उसका खूब पुलिस वालों ने खूब अच्छे से मजाक उड़ाया, पूरा दिन उसके ऊपर हंसते रहे। किस तरीके से मजाक उड़ाया, क्या क्या कहा? ये सरदार लोग यहाँ बैठे हैं और गुरुद्वारा तोड़ रहे हैं। अगर जैसे कि हमारा आंदोलन हुआ था किसानों को लेके, तो उस वक्त हमारे जितने भी जो हमारे बॉर्डर थे ना, वहाँ पे किसान आंदोलन के लिए कोई चला ना जाए तो उन्होंने बैरिकेड लगा दिए थे। जब यहाँ पे आंदोलन हुआ था तो हमारी कॉलोनी के अंदर बैरिकेड लगा दिए थे कि यहाँ की जनता जो है, किसान लोग वहाँ ना जा पाएँ। और पूरे पेंडेमिक के टाइम पे 2 साल से वहाँ पे उसी गुरुद्वारे के थ्रू बंगला साहब से वहाँ पे खाना आता था, तो वहाँ पे खाना दिया जाता था गरीब जनता को। और सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन करते हुए सबको, जनता को घर घर खाना पहुँचाया, जितना हो सका उतना किया उसी गुरुद्वारे से। और उनको पुलिस वाले भी वहाँ पर लंगर खाते थे, पर जब तोड़ने आए तो उन्होंने खूब मजाक उड़ाया। उनको लगा कि किसान आंदोलन फेल हो रहा है तो इनका मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि बहुत कम जनता में है, कम जनसंख्या में है, और जो बाहर थे उनको रोक दिया गया और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। मारा भी था, मारा तो अभी पिछली बार ही मारा गया, जब हम आंदोलन करने की कोशिश करी तब तक पैर तक तोड़ दिए गए, इतना मारा गया सरदार लोगों को। इतनी बुरी तरीके से औरतों का मजाक उड़ाते हैं, और सरदारों को जब भी कोई आगे बढ़ता है तो पहले उनको ही मारते हैं कि ये सरदार दिख रहा है, इसको पहले मारो। ऐसा क्यों होता है हरप्रीत जी? सरदारों के साथ खट्टर प्रशासन की, हम लोग ना अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है। परेशानी सिर्फ यही है कि खोड़े गाँव टूटता नहीं, क्योंकि अगर अमीरों की ज़मीन होती तो सब लोग सो रहे होते, 70 साल से सो रहे थे तो आज भी सो जाते, एक आध मकान तोड़ते। अगर वही होता, कान तोड़ के उन्होंने कह रहे कि हम लोग अमीरों के मकान तोड़े हैं, ठीक है, तो अब सब तोड़ दो ना। अब सारे जो विमानता बाई ताज हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम भी देखते हैं रण में कितनी जो ज़मीन है कितनी लीगल है। सिर्फ गरीब इंसान इसलिए फंस गया क्योंकि उसको थोड़ा सस्ते दाम पे मिल गई, क्योंकि उसका बजट उतना ही था। अगर उसका बजट ज़्यादा होता तो वो क्यों, आप मुझे बताइए, जहाँ पे इतनी परेशानियाँ हो ज़मीन पे तो कोई क्यों जाएगा? सिर्फ एक गरीबी की वजह से, और उसका बजट कम था, इस वजह से उसने समझौता कर लिया। पर ये समझौता क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया गया सरकार ने। और सरकार के पास तो विकल्प था ना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ केंद्र सरकार खड़ी हो सकती थी, कोई तो बोल सकता था कि चलो भी इनके पुनर्वास की बात रखी जाए। मोदी जी घर देने की बात करते थे 2022। घर देने की उन्होंने एक योजना निकाली थी, पीएम उदय की उन्होंने योजना निकालते, आवास योजना निकालते हैं, इतनी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट योजना निकालते, क्यों निकालते हैं? जब अगर अमल नहीं करना होता तो आप क्यों कहते हो कि हम इतना कुछ करवा देंगे? इस बार तो उन्होंने जीपीएस तक लगवा दिया घरों के पास। उन्होंने कह दिया जिस भी घर के ऊपर जीपीएस से मैपिंग नहीं होगी उसको अवैध माना जाएगा। सरदार कॉलोनी के अंदर कम से कम 35 से 60-70 लोगों के पास जीआईएस नंबर भी है, सबकी मैपिंग हो चुकी है। जो गुरुद्वारा था उसका जीआईएस नंबर भी है और उसकी भी मैपिंग हो चुकी है। तो फिर क्यों अपनी ही योजना को नहीं मान रही है सरकार? अच्छा हरप्रीत जी, आप बता रही हैं कि किस तरीके से सरदारों पर खट्टर प्रशासन ने किस तरीके से डंडे चलाए, उनको मारा पीटा, गुरुद्वारे का जो सामान था उसका मजाक उड़ाया, निशान साहब का मजाक उड़ाया। कि मोदी जी, हमने देखा था मोदी जी रकाबगंज साहिब में जाके मत्था टेक कर आए थे, फिर वो सब क्या था? इन्होंने अभी बंदा सिंह बहादुर के मंडी हाउस में, उसमें भी इन्होंने इनॉग्रेशन करा गया था, बंदा सिंह बहादुर की भी मूर्ति रखवाई। ये सिर्फ जहाँ प्रचार करना होता है वहीं पे खड़े होते हैं। सिर्फ उस कॉलोनी के आसपास कोई गुरुद्वारा नहीं था। मैं ये भी कहती हूँ कि चलो ठीक है, आपका ये कहना भी जगह घर घर के अंदर मंदिर मस्जिद सही भी नहीं लगता, भी हर घर में आपको घर चाहिए, मंदिर मस्जिद की एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, आप सर्वे करवा लो। अगर उसके आसपास में गुरुद्वारे होते तो आप तोड़वा देते। उस पूरी कॉलोनी के अंदर सिर्फ एक गुरुद्वारा रह नहीं सकता था, पूरी एक कॉलोनी के अंदर एक गुरुद्वारा तो मान्य था ना, पूरी जी एक ही। संगम बिहार में अगर आप जाओगे तो 7 गुरुद्वारे हैं, तो उसके बाद जाओगे तो 12 गुरुद्वारे हैं हर जगह। यहाँ तक कि मैं दिल्ली कमेटी से भी बड़ी निराश हुई कि हर जगह के लिए गुरुद्वारे के लिए आप फाइट करते हो, वहाँ सिर्फ एक गुरुद्वारा था, उसको भी 4 बार तोड़ा गया, वहाँ की जनता का मजाक उड़ाया गया, गुरुद्वारे का सम्मान उन्हें कुचल के तोड़ दिया और उसके ऊपर उन्होंने पता क्या करा, मलबा डाल दिया। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को तो इतनी चोटें आई हैं मलबे से, और खास कॉलोनी की मैं खास कर बताऊँ, फर्श तक तोड़ दिए गए उनके। वो लोग कोई पक्का मकान बना के नहीं रह रहे थे, जो टूट गया था उनका 1 साल पहले, तो उन्होंने पक्के मकान नहीं बनाए थे, उन्होंने ईंटें लगाई थी। तो क्या वो ईंटें भी अनऑथराइज में आती थी? क्या वो झोपड़ी भी जो है वो मकान में आती है? जो उन्होंने पन्नी लगाई थी वो तक उखाड़ दी उन्होंने। और जो सामान था
वो आपने निकालने नहीं दिया गुरुद्वारे का, सब सामान कुचल गया तो कोई नहीं आया। जब दूसरी बार हमने निशान साहब लगाया था कि जब बाकी मंदिर बचे हैं तो हमारा गुरुद्वारा भी रहना चाहिए, तो दोबारा जब निशान साहब था तो मैं वहाँ पे अरेस्ट नहीं थी, दोबारा में मैं वहाँ पे थी, मौके मौजूद थी, मैं निशान साहब के पास बैठी हुई थी और वहाँ की मेरे पास मेरे फुटेज भी होगा। मैं रो रही थी, सबसे मैं माफ़ी मांग रही थी, मैंने कि आप प्लीज़ मुझे यहाँ बैठे रहने दीजिए, निशान साहब को मत छेड़िए, आप बाउंड्री तोड़ दीजिए। इस झंडे की हमारी एक मर्यादा है, ये एक हमारी शान है, आप इसको हाथ मत लगाइए। इन्होंने कहा बेटा आप बाहर आ जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे ये वादा करा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप प्लीज़ बाहर आ जाइए। मुझे गेट से निकालने के बाद मुझे 8 लड़कियों ने पकड़ा और उसके बाद निशान साहब को तोड़ दिया गया, पूरा थड़ा उन्होंने पूरी तहस नहस कर दिया। और बल्कि दोबारा जब तीसरी बार बुलडोज़र चलाए तो जो मलबा रखा था, जो मलबा था जिसकी लोग वीडियो बनाते थे कि यहाँ पे गुरुद्वारा था, उस तक को उन्होंने खाई के अंदर धकेल दिया। क्या मिला? आपको लगता है कि वन की बात कर रहे हैं, ये जंगल विभाग की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि फॉरेस्ट लैंड में कितने पेड़ लगाए हैं आज तक डिपार्टमेंट ने, कितने नेताओं ने कितने पेड़ लगा दिए, और क्या उस मलबे वाली ज़मीन में क्या ये संभव है कि उस पूरी 180 एकड़ की ज़मीन पे ये खोद खोद के जंगल बना देंगे? क्या लगता है आपको, लगता है ऐसा हो सकता है? कहीं ना कहीं खट्टर प्रशासन सरकार सिखों के साथ एक नाइंसाफी कर रही है। बिल्कुल नाइंसाफी कर रही है। जब उनके पास मेरा नंबर था तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई आपका गुरुद्वारा भी टूट सकता है, तो आप इसका जो है अपनी मर्यादा को संभाल लीजिए। क्यों? अगर राम मंदिर के लिए, अच्छा मैं एक बात बताना चाहूँगी, राम मंदिर के लिए चंदा जो है हमारी कॉलोनी से गया है। राम मंदिर के लिए जब चंदा लेने की बात आती है तो आप घर घर में जाते, तो आप झुग्गी देखते नहीं हो कि झुग्गी है, उसकी हैसियत नहीं है चंदा देने की, वो अवैध है, तब भी चंदा आप ले सकते हो। ना उसकी गरीबी देखी जाती है तब, ना उसका आधार कार्ड देखते हो आप तब, ना उसकी आप हैसियत देखते हो, ना उसका आप ये देखते हो कि वो अनऑथराइज है, कैसा है, या उसके ऊपर बख्श दिया जाए, तब आप चंदा लिखने के लिए खड़े हो जाते हो। वहाँ की पूरी टीम, राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हुआ था, वहाँ पे टीम आई थी, वहाँ पे लोगों के पास पर्चियाँ भी हैं, और लोगों ने अपनी हैसियत से बढ़ के दिया, ये सोच के कि मोदी जी का मंदिर बनवा रहे हैं। उनकी योजना के अंदर मोदी जी के हमेशा से प्लान के अंदर था राम मंदिर का टॉपिक, इसीलिए वहाँ की जनता ने, सपोर्टर थे बीजेपी के, कट्टर सपोर्टर थे, सब ने चंदा अपनी हैसियत से बढ़कर दिया और उसके उनकी पर्ची भी ली। और इस सरकार का आप कारनामा देखो, उन्होंने वहाँ भी घोटाला कर दिया। तो क्या उम्मीद रखी हम इस सरकार से? हमारी तो अब उम्मीदों पे पानी फिर चुका है, और अब हमारे अंदर, मेरे अंदर तो खुद के अंदर हिम्मत नहीं बची। फिर भी मीनू दी की वजह से, संजय दी की वजह से मैं हिम्मत कर रही हूँ कि मैं कोशिश करूँ इस लड़ाई में आगे तक बनी रहूँ। बाकी लगता नहीं है कि गरीबों की सरकार है, अब तो विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। वहाँ पे लोगों को अटैक आ चुके, किसी कोई खबर दी, आप एक छोटा सा बच्चा गाना गाता है उसको इतना वायरल करते हो, मीडिया कहाँ से हो रहा है हमारे देश का? मैं मीडिया से पूछना चाहती हूँ, प्यास बढ़ जाए, आप 7 दिन दिखाते हो, सुनामी हमारे देश में आ जाए, एक बार का टॉपिक मिल जाए, रेड रिवर से ऊपर पहुँच गई यमुना, ये हो गया वो हो गया, वहाँ पे लोग 6-6 दिन तक भूखे रहे। किसी ने पूछा कि इनको कौन सी बीमारी लग जाएगी? दिल्ली सरकार की क्या फ़र्ज बनता था कि हम चलो जाके पूछ लें, चलो हमारी बाउंड्री में जब आएगी तब आएगी, क्या हम पूछ सकते थे कि वो हाल चाल? उनका मतलब नहीं बनता था कि पूछ लें, कुछ तो करना चाहिए था उनको। ना खट्टर सरकार ने सुध ली, ना दिल्ली सरकार ने ली, ना सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में कूद रही है। सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक बार चेक करना चाहिए वो किसकी बाउंड्री के अंदर आता है और हमारे लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, और इतने सारे डॉक्यूमेंट जो बन गए वो किस बेस पे बन गए, डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा था, हमें बस पनिश करते थे, हमें कोई तकलीफ़ नहीं थी। आप शुरू से पनिश करके चलते तो हम ये काम उठाते ही नहीं, वहाँ इतनी जनता बसती नहीं। अगर इन्होंने 70 साल पहले शुरुआत कर दी होती तोड़ने की और वहाँ जनता हटाने की, तो आज इतनी बड़ी जनसंख्या वहाँ बसती नहीं और इतनी जनसंख्या को आज तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये सरदार खोरी गांव की सरदार कॉलोनी से हरप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं हरप्रीत कौर जी ने बताया कि किस तरीके से सिखों के साथ प्रशासन किस तरीके से उन पर फप्तियाँ कस रहा था, टिप्पणियाँ कर रहा था और उनका मजाक उड़ा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक देखने की बात है कि आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तोड़ रहे हैं, लेकिन मजाक किस हद से उड़ा रहे हैं। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।